गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया केंद्रिका के कार्य। केंद्रिका के मुख्यतः हमने यहां पर दो कार्यों पर आपसे चर्चा की। सबसे पहला कार्य हमने बताया है कि केंद्रिका जो होती है वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है, या प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होती है। और दूसरा कार्य आपको बताया कि केंद्रिका जो होती है वो समसूत्र विभाजन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। तो समसूत्र विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में केंद्रिका क्या होती है, सहायक होती है। उसके बाद हमने बात की थी आपसे केंद्रिका का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस। केंद्रिका जो होती है वो मुख्य रूप से मैंने आपको बताई थी प्रोटीन और आरएनए से बनी होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, डीएनए की एक वलय पाई जाती है। इनमें फास्फोलिपिड और एंजाइम भी क्या है, पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि केंद्रिका जो होती है उसका रासायनिक संगठन प्रोटीन, आरएनए, फास्फोप्रोटीन और एंजाइमों से मिलकर के केंद्रिका क्या होती है, बनी हुई होती है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी कि केंद्रिका के अंदर यानी कि केंद्रक की संरचना के चौथे पार्ट पर आपसे चर्चा की जिसका नाम था गुणसूत्र जाल। भाई केंद्रक की संरचना के चार भाग थे जिनमें पहला हमने बात की थी केंद्रक झिल्ली, नंबर 2 हमने बात की थी केंद्रक द्रव, नंबर 3 हमने आपसे बात की थी केंद्रिका, और चौथा पार्ट था गुणसूत्र जाल, क्रोमैटिन जाल के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया कि केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है और केंद्रक द्रव के अंदर धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। और इन्हें क्षारीय अभिरंजकों के द्वारा आसानी से क्या है, अभिरंजित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि केंद्रक के अंदर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो गहरे रंग से अभिरंजित होते हैं और गहरे रंग से सघन रूप में क्या होते हैं, अभिरंजित होते हैं। उन्हें हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा कम होती है, आरएनए की मात्रा अधिक होती है। हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो आनुवंशिक दृष्टि से कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं और इनके अंदर क्या है, ये अधिक संघनित और कुंडलित अवस्था में होते हैं। केंद्रक के अंदर ही कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो हल्के रंग से अभिरंजित होते हैं, लाइट स्टेन्ड होते हैं। साथ में मैंने आपको बताया कि जो हल्के रंग से अभिरंजित होते हैं उन्हें यूक्रोमेटिन कहते हैं। इनके अंदर डीएनए की मात्रा अधिक होती है। यूक्रोमेटिन के अंदर डीएनए की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, और आरएनए की मात्रा डीएनए की अपेक्षा कैसी होती है, कम होती है। इनमें क्या है कि जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो कम कुंडलित होते हैं और कम संघनित अवस्था में क्या है, पाए जाते हैं। आनुवंशिक दृष्टि से अधिक कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। उसके बाद हमने आपसे बात की थी केंद्रक के कार्यों पर। हमने आपको बताया कि केंद्रक के निम्न कार्य हैं। यहाँ पर 7-8 कार्यों पर आपसे चर्चा की। हमने आपको बताया कि केंद्रक जो होता है वो उपापचयी क्रिया और अन्य क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। केंद्रक जो होता है वो कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाएं और अन्य क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण रखने का कार्य करता है। दूसरा हमने आपको बताया कि कोशिका के केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं और उस केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र और डीएनए जो होते हैं वो आनुवंशिकता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। केंद्रक में ही डीएनए की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। दूसरा मैंने आपको बताया केंद्रक के अंदर ही क्या होता है, आरएनए का अनुलेखन होता है। तो आरएनए का अनुलेखन और डीएनए की जो प्रतिकृति होती है, रिप्लिकेशन होता है, वो केंद्रक के अंदर ही होता है। भ्रूण का विकास के दौरान केंद्रक जो होता है वो कोशिका विभेदन की क्रिया को नियंत्रित करने का क्या करता है, कार्य करता है।
केंद्रक जो होता है वो कोशिका विभाजन की क्रिया को नियंत्रित करने का क्या करता है, कार्य करता है। केंद्रक जो होता है वो कोशिका विभाजन की क्रिया को नियंत्रित करने का क्या करता है, कार्य करता है। आपको बताया कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका की सामान्य देखभाल या देखरेख करने में क्या होता है, सहायक होता है। जनरल मेंटेनेंस ऑफ सेल बाय द न्यूक्लियस, केंद्रक के द्वारा कोशिका का सामान्य रूप से क्या की जाती है, उसकी देखरेख की जाती है, जनरल मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि केंद्रक जो होता है उसके द्वारा आरआरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। केंद्रक के द्वारा नहीं होता, केंद्रक में एक भाग होता है जिसका नाम मैंने आपको बताया केंद्रिका, और केंद्रिका वाले भाग के अंदर आरएनए का निर्माण होता है, अर्थात राइबोसोमल आरएनए का निर्माण केंद्रक के अंदर ही होता है। और सबसे अंतिम कार्य मैंने बताया है कि केंद्रक जो होता है उसके अंदर कुछ आवश्यक अवयव पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। साथ में केंद्रक के अंदर आनुवंशिक कूट, ठीक है, पाए जाते हैं जिसमें समस्त सूचनाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं, समस्त सूचनाएं उसमें निहित होती है। ये हमने कल के वीडियो में आपको समझाया था। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, ठीक है। गुणसूत्र क्या है, देखिए गुणसूत्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रोमोसोम। गुणसूत्र पर हम आपसे आज क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, गुणसूत्र, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है यानी कि गुणसूत्र जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, क्रोमा प्लस सोमा। क्रोमा का अर्थ होता है कलर्ड, क्रोमा का अर्थ होता है कलर्ड, कलर्ड का अर्थ होता है रंगीन, और सोमा का अर्थ होता है बॉडी, बॉडी का अर्थ होता है काय या शरीर। अर्थात गुणसूत्र जो होता है वो रंगीन काय के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर। यानी कि रंगीन काय जो होता है वो गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है। तो गुणसूत्र का अर्थ क्या हुआ, कलर्ड बॉडी, रंगीन काय के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। क्लियर बात हो गई। मैं आपको बता दूं, गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्रक के अंदर, गुणसूत्र जो होते हैं ये केंद्रक है, और ये देखिए कोशिका है। ये केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं ये केंद्रिका होती है, और इस गुणसूत्र के अंदर यानी कि केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों में स्वतः जनन की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। गुणसूत्रों में क्या पाई जाती है, स्वतः जनन करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, ठीक है। और इनकी संरचना मैंने बता दी, कुंडलित कैसी होती है, धागे के समान पाई जाती है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन गुणसूत्रों को आनुवांशिक वाहक भी कहते हैं। गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता के वाहक भी इन्हें कहा जाता है। देखिए, अब हम बात करते हैं गुणसूत्र की खोज के बारे में। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की खोज के बारे में बात करते हैं। देखिए, 1875 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था ई स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर भी लिखा है और कई बुकें लिखती हैं स्ट्रासबर्गर, ठीक है। तो ई स्ट्रासबर्गर नाम का एक वैज्ञानिक था। इस ई स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्रों को कोशिका विभाजन के समय देखा।
स्ट्रासबर्गर ने क्या है कि कोशिका में जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्रों को देखा था। तो गुणसूत्रों को सबसे पहले किसने देखा था? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने देखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1875 में स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की क्या की थी? खोज की थी। तो स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की क्या की थी? खोज की थी। तो गुणसूत्र की खोज का श्रेय किसको जाता है? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक को जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो बर्गर है BURGER। ठीक है, हिंदी में कई बुकों में बर्जर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इंग्लिश में यहां पे लिख दिया है। तो 1875 में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की क्या की थी? खोज की। और गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, इन गुणसूत्रों को सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने कोशिका विभाजन के समय क्या है? देखा था। देखिए 1888 में एक दूसरे वैज्ञानिक हुए थे जिसका नाम था W. वाल्डेयर। W. वाल्डेयर नाम के जो वैज्ञानिक थे, W. वाल्डेयर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुणसूत्र नाम दिया। W. वाल्डेयर ने इन संरचनाओं को क्या नाम दिया था? गुणसूत्र नाम दिया। अर्थात गुणसूत्र नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? W. वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र नाम दिया। तो गुणसूत्र नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? W. वाल्डेयर। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें 1903 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था W.S. सटन। W.S. सटन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था T. बावेरी। W.S. सटन और T. बावेरी नाम का जो वैज्ञानिक था, W.S. सटन और T. बावेरी नामक वैज्ञानिक ने, मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है W.S. सटन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, या उसे गुणसूत्र सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या उसे क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस के नाम से भी उसे क्या है? जाना जाता है। तो W.S. सटन और T. बावेरी ने क्रोमोसोम थ्योरी या क्रोमोसोम हाइपोथेसिस दी थी। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया था कि जो आनुवंशिकता के कण होते हैं, आनुवंशिकता क्या है कि जनक के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले जो कारक होते हैं या जीन होते हैं या गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। यानी कि जनक के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकता के जो कण होते हैं वो गुणसूत्र पर क्या है? पाए जाते हैं। तो W.S. सटन और T. बावेरी ने ये कहा था कि आनुवंशिकता के जो कण होते हैं, ठीक है, हेरिडिटिकल जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो किसके ऊपर पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर क्या है? पाए जाते हैं। तो आनुवंशिकता के कण गुणसूत्र पर क्या है? पाए जाते हैं। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। डिस्कवरी 1875 में स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की। 1888 में गुणसूत्र नाम W. वाल्डेयर ने दिया और 1903 में W.S. सटन और T. बावेरी नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की क्या की थी? खोज, यानी कि गुणसूत्र सिद्धांत या गुणसूत्र परिकल्पना दी। ठीक है, जिसे W.S. सटन और T. बावेरी परिकल्पना के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या पर आपसे बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणसूत्र के संरचना यानी कि संख्या। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर हम आपसे बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र की संख्या पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए आप जानते हो कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। सामान्यतः एक जाति के जो जीव होते हैं
उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। सामान्यतः एक ही जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या कैसी है? निश्चित होती है। जैसे मैं बात करूं कि मानव जाति है, तो समस्त जितने भी मानव होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है। देखिए, जीवों के शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जीवों के शरीर में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? 2 प्रकार की। एक कोशिका को कहा जाता है कायिक कोशिका और दूसरी कोशिका को कहा जाता है जनन कोशिका। जीवों में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? 2 प्रकार की। एक कोशिका को कहते हैं कायिक कोशिका और दूसरी कोशिका को क्या कहा जाता है? जनन कोशिका। कायिक कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, या इसका दूसरा नाम है सोमेटिक सेल के नाम से इसे जानते हैं। सोमेटिक सेल के नाम से जानते हैं। दूसरी कोशिका होती है जनन कोशिका। जनन कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल। देखिए, कायिक कोशिका और जनन कोशिका कहां पर पाई जाती है, इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक मानव की स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ पे बना करके दिखा रहे हैं इस तरीके की संरचना के द्वारा। ठीक है। ये देखिए, ये यहां से लेकर के यहां पर, ठीक है, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कहलाती है जनन कोशिका। और बाकी ये यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक जो संरचना होती है, इन दोनों जगह कौन सी कोशिका पाई जाती है? कायिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है। कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? द्विगुणित होती है। कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित होती है। द्विगुणित को हमने लिखा है 2n। और जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका मतलब जो जनन अंग होते हैं उन कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। अर्थात जो युग्मक बनते हैं जनन कोशिकाओं से, नर युग्मक और मादा युग्मक, उनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? अगुणित होती है, n होती है। ठीक है। तो जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र अगुणित होते हैं और कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। ठीक है। अगुणित और द्विगुणित समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। आपको बताया कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 46 का मतलब है कि कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। टोटल गुणसूत्रों की संख्या बता दें। जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? ये 46 का मतलब 2n बराबर 46 हो गया। ठीक है। वैसे अब आपको देखिए, इस तरीके से हम लिख रहे हैं, कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46, तो जनन कोशिकाओं में इससे क्या होंगे? आधे होंगे, 23 होंगे। यानी कि n बराबर कितना हो गया? 23। ठीक है। तो जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने हो गए? 23 हो गए। और यहां पर अगर 2n लिख रहे हैं, 2n का मतलब है 2, n की वैल्यू कितनी है? 23। तो 23 गुणा 2 बराबर 46। इसका मतलब कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 46। और जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। यानी कि जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है, अगुणित होती है और कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। या हम कहें कि किसी भी युग्मक में, जैसे मैं बता दूं कि नर का जो युग्मक है उसमें मान लीजिए 23 गुणसूत्र है, तो उसकी कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो इसको 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 46 हो गई। एक सवाल और पूछा जाता है कि भाई जीनोम क्या है? ये शब्द आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जीनोम क्या है? जीनोम, ठीक है, किसी भी जीव में, ठीक है, किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को, किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? जीनोम कहते हैं। अगुणित को इंग्लिश में बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड।
और द्विगुणित को क्या कहा जाता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। अगुणित गुणसूत्रों को हैप्लॉइड और द्विगुणित गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? डिप्लॉइड कहा जाता है। जीनोम समझ आ गया होगा कि किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। देखिए, आपको समझ आ गया है कि जीवों में दो प्रकार की कोशिका होती है, एक कायिक कोशिका होती है, दूसरी जनन कोशिका होती है। कायिक कोशिकाओं में द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, जनन कोशिकाओं में अगुणित गुणसूत्र क्या है? पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वाधिक रूप से गुणसूत्र किन पादपों में पाए जाते हैं। देखो, टेरिडोफाइटा जो पादप होते हैं उनमें सर्वाधिक रूप से क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। और सर्वाधिक रूप से टेरिडोफाइटा पादपों में जो गुणसूत्र होते हैं, टेरिडोफाइट जो प्लांट होते हैं या टेरिडोफाइटा जो पादप होते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1600 होती है। 2n बराबर 1600। और अगर n बराबर लिखेंगे तो n बराबर क्या होगा? यहाँ पे 800 हो गए। ठीक है, यानी कि उनके जो युग्मक होंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या या जनन कोशिका होगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या 800 होगी और कायिक कोशिकाओं में कितनी होगी? 1600 होगी। तो टेरिडोफाइटा पादपों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। ठीक है, एक कंपोजिटी कुल का पादप होता है जिसका नाम है हैप्लोपेपस ग्रेसिलस। हैप्लोपेपस मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो, हैप्लोपेपस ग्रेसिलस। हैप्लोपेपस ग्रेसिलस नाम का एक पादप होता है जो कंपोजिटी कुल का पादप होता है। कंपोजिटी कुल का पादप होता है। ठीक है, कौन से कुल का पादप होता है? कंपोजिटी कुल का क्या होता है? पादप होता है। इस पादप के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2n बराबर 4 होती है। अर्थात इस कंपोजिटी कुल के इस पादप में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n बराबर 4। n बराबर कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक रूप से गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा पादपों में पाए जाते हैं। सबसे कम गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो हैप्लोपेपस ग्रेसिलस पादप में पाए जाते हैं जो कंपोजिटी कुल का क्या होता है? पादप होता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि जंतुओं में सर्वाधिक रूप से गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, जंतुओं में आपने नाम सुना होगा एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस नाम का एस्केरिस मेला, ठीक है, मेलासिफेला, सॉरी, एस्केरिस मेगालोसिफेला। एस्केरिस मेगालोसिफेला नाम का एक क्या होता है? जंतु होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 2। यानी कि एस्केरिस मेगालोसिफेला नाम का जो जंतु होता है, एस्केरिस मेगालोसिफेला नामक जंतु में सबसे कम क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 2। ठीक है, यानी कि कायिक कोशिकाओं में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जनन कोशिकाओं में n बराबर क्या हो गया? 1 पाया जाता है। तो सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस मेगालोसिफेला में पाए जाते हैं और सबसे अधिक गुणसूत्र जो होते हैं वो एक ऑलकैंथा नामक जंतु होता है। ऑलकैंथा नामक जंतु किसका समूह है? रेडियोलेरिया समूह। रेडियोलेरिया समूह के ऑलकैंथा नामक जो जंतु होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 1600 होती है। 2n बराबर कितनी होती है? 1600 होती है। यानी कि जंतुओं में सर्वाधिक रूप से गुणसूत्र रेडियोलेरिया समूह के ऑलकैंथा जंतुओं के अंदर क्या है? पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ऑलकैंथा समूह के जंतुओं में पाई जाती है। सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? एस्केरिस मेगालोसिफेला के अंदर क्या है? पाए जाते हैं। देखिए, सबसे बड़े गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सबसे बड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम
नामक एक पादप होता है, उसमें सबसे बड़े गुणसूत्र क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, ये हम आपको बड़े और छोटे के बारे में शेप साइज बढ़ाएंगे तब आपसे बात करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं कि किस पादप में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आपको हम सबसे पहले जंतुओं में गुणसूत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जंतुओं में गुणसूत्रों पर हम बात कर रहे हैं कि जंतुओं में किस जंतु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जंतुओं में गुणसूत्र, और इसको हम सारणी के तरीके के माध्यम से क्या है, दर्शा रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिख दिया जंतु का नाम। ठीक है, और जंतु का भी यहाँ पे हम वैज्ञानिक नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, साइंटिफिक नेम भी आपको बताते चलेंगे, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, वैज्ञानिक नाम के बाद हम लिखेंगे उनमें द्विगुणित गुणसूत्रों की, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या यानी कि जीनोम, अगुणित गुणसूत्र यानी कि जीनोमों की संख्या, और दूसरा होता है द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। देखिए अब आप, सबसे पहले मैं आपको मनुष्य की बात करता हूं। मनुष्य जिसको आप लोग बोलते हैं होमोसैपियन, क्या बोलते हैं, होमोसैपियन, यानी कि मनुष्य का वानस यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, होमोसैपियंस हो गया। मनुष्य में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। क्लियर समझ आ गया। गोरिल्ला आपने नाम सुना होगा, गोरिल्ला। ठीक है, गोरिल्ला के अंदर, ठीक है, गोरिल्ला गोरिल्ला के नाम से ही जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम, इसलिए हम नहीं लिख रहे यहाँ पे। गोरिल्ला के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 24 और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 48 होती है। कितनी होती है, 48 होती है। देखिए हम बात करते हैं तीसरा, फल मक्खी आपने नाम सुना होगा, जिसको हम ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं। फल मक्खी जिसे ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं, और फल मक्खी जो होती है इसका नाम मैं आपको बता दूं, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। ठीक है, और फल मक्खी के अंदर गुणसूत्रों की अगर बात करें तो फल मक्खी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 4 होती है, और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। देखिए घरों में जो मक्खी पाई जाती है जिसको कहते हैं मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका के नाम से जाना जाता है। इस मस्का डोमेस्टिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, टोटल में आपको बात करूं तो यहाँ पे अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है, और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, देखिए एक वर्म होता है जिसका नाम मैं आपको बता दूं, बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, बॉम्बिक्स मोराई जो होता है वो रेशम का क्या होता है, कृमि होता है। रेशम का जो कृमि होता है, जिसका रेशम कृमि, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंने बताया बॉम्बिक्स मोराई, और बॉम्बिक्स जो मोराई होता है, रेशम कृमि होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या मैं आपको बता दूं, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 56 होती है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है। देखिए कबूतर की बात करें तो कबूतर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, कबूतर के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, कबूतर का वैज्ञानिक नाम होता है वो है कोलंबस। ठीक है, कोलंबस लीवा, कोलंबस लीवा ये कबूतर का क्या है, नाम होता है। इसमें आपको बता दूं कि अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है, और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 40 होती है। तो ये तो हमने आपको कुछ जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या बता दी है। मनुष्य में 46 होते हैं, गोरिल्ला में 48 होते हैं, फल मक्खी में 8 होते हैं, मक्खी में 12 होते हैं, रेशम कृमि में 56 होते हैं, कबूतर में कितने होते हैं, 40 होते हैं। ये हमने बात की है जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या का। अब हम बात करते हैं पादपों में, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए पादपों में गुणसूत्रों की संख्या आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पादपों में गुणसूत्रों की संख्या,
उसी तरीके से बता रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या हो गई और ये क्या हो गई, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं मटर, जिसका नाम होता है पाइसम सैटाइवम। मटर का वानस्पतिक नाम क्या है, पाइसम सैटाइवम के नाम से जानते हैं। तो मटर में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 7 होती है, और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14। इसका मतलब कायी कोशिकाओं में 14 होते हैं, जनन कोशिकाओं में कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है। देखिए दूसरा मैं आपको बता दूं, जौ जो होता है जिसका नाम है हार्डियम वेलगेयर। हार्डियम वेलगेयर नाम होता है जौ का। जौ का वानस्पतिक नाम होता है हार्डियम वेलगेयर होता है, और इसमें भी आपको बता दूं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 7 होती है, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है। मक्का मैं आपको बता दूं, मक्का का वानस्पतिक नाम होता है जिया मेज। जिया मेज मक्का का वानस्पतिक नाम होता है, जिसमें अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। चावल की अगर हम बात करें, चावल का वानस्पतिक नाम होता है ओरिजा सैटाइवा। ओरिजा सैटाइवा ये चावल का क्या होता है, वानस्पतिक नाम होता है। चावल में गुणसूत्रों की संख्या अगर बात करें तो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है, और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। देखिए नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूं गेहूं के बारे में, गेहूं का वानस्पतिक नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, टेट्रिकम एस्टिवम। टेट्रिकम एस्टिवम होता है गेहूं का वानस्पतिक नाम। ठीक है। और आपको बता दें गेहूं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 21 होती है, और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। जई जो होता है, जई नाम आपने सुना होगा, एविना। ठीक है। एविना सैटावो नाम होता है जई का, जिसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 21 होती है, और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। देखिए गोभी के बारे में बात करते हैं। गोभी जो होती है उसका नाम है ब्रेसिका ओलिरेसिया। गोभी का वानस्पतिक नाम होता है ब्रेसिका ओलिरेसिया, और ब्रेसिका ओलिरेसिया में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 9 होती है, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। देखिए प्याज की अगर बात करें, प्याज जो होता है जिसका नाम होता है एलियम, प्याज का नाम होता है एलियम कापा के नाम से जानते हैं। प्याज के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। देखिए पेनिसिलियम आपने नाम सुना होगा। पेनिसिलियम एक कवक होता है, जिसमें पेनिसिलियम की बहुत सारी स्पीसीज होती है, जातियां होती हैं। पेनिसिलियम में गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है, टोटल गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है, यानी कि द्विगुणित गुणसूत्रों की, और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, पेनिसिलियम। और अगर हम बात करें तो एक कवक और है जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा कवक। न्यूरोस्पोरा जो कवक होता है, न्यूरोस्पोरा कवक, ठीक है, ये न्यूरोस्पोरा जो कवक होता है उसमें अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 7 होती है, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। देखिए अब हम बात करते हैं गुणसूत्र की शेप के बारे में बात करते हैं, शेप ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का आकार। ठीक है, देखिए गुणसूत्र का जो आकार होता है वो छड़ के समान होता है। कैसा होता है, इस तरीके से छड़ के समान संरचना के रूप में गुणसूत्र की संरचना पाई जाती है। ठीक है, छड़ के आकार के हो सकते हैं गुणसूत्र, या गुणसूत्र होते हैं वो धागे नुमा संरचना के रूप में पाए जा सकते हैं। गुणसूत्र कैसे होते हैं, कुंडलित होते हैं और प्रत्यास्थ संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आपको बता दें गुणसूत्र जो होते हैं वो इंटरफेज अवस्था के अंदर क्या है, मिलते हैं।
इंटरफेज अवस्था के अंदर मिलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है G1S और G2 प्रवस्था होती है। ठीक है, तो इंटरफेज अवस्था के अंदर क्या है गुणसूत्र मिलते हैं या पाए जाते हैं। अब बात करते हैं साइज ऑफ क्रोमोसोम। साइज ऑफ क्रोमोसोम, देखिए गुणसूत्र की जो लंबाई होती है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। गुणसूत्र की जो लंबाई होती है वो 0.1 माइक्रोन से लेकर के कितनी होती है 20 माइक्रोन होती है। 0.1 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन किसकी लंबाई होती है, गुणसूत्र की लंबाई होती है। गुणसूत्र का अगर व्यास अगर देखा जाए तो गुणसूत्र का जो व्यास होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि 0.2 माइक्रोन से लेकर के मैक्सिमम कितना होता है 3 माइक्रोन होता है। 0.2 माइक्रोन से लेकर के 3 माइक्रोन क्या होता है गुणसूत्र का व्यास होता है। मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो 5 माइक्रोन क्या होते हैं लंबे होते हैं। मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने लंबे होते हैं 5 माइक्रोन लंबे होते हैं। जबकि मक्का की अगर बात करें तो मक्का के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 12 माइक्रोन क्या होते हैं, कैसे होते हैं लंबे होते हैं। मक्का के अंदर गुणसूत्र 12 माइक्रोन कैसे होते हैं लंबे होते हैं। देखिए गुणसूत्र का आकार जो होता है उसे स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो वो कोशिका विभाजन के अंदर देखा जा सकता है। और कोशिका विभाजन में भी आपको मैं बता दूं एनाफेज जो अवस्था होती है जिसे पश्च अवस्था कहते हैं, उस पश्च अवस्था में गुणसूत्र को हम स्पष्ट रूप से उसके आकार को क्या है देख सकते हैं। तो गुणसूत्र के आकार को स्पष्ट रूप से एनाफेज अवस्था या पश्च अवस्था में उसे क्या है देखा जा सकता है। देखिए सबसे बड़े गुणसूत्र मैंने आपको बताया आकार की दृष्टि से सबसे बड़े गुणसूत्र पादपों में पाए जाते हैं, और एक पादप का नाम है ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम। ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम नामक जो पादप होता है उसमें सबसे बड़े क्या पाए जाते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे छोटे गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, ज्यादातर पादपों में पाए जाते हैं या कवकों में पाए जाते हैं, और खास तौर से अगर जंतुओं में देखा जाए तो सबसे छोटे गुणसूत्र पक्षियों के अंदर क्या है पाए जाते हैं। तो पक्षियों में सबसे छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं, कवकों में पाए जाते हैं, ज्यादातर पादपों में गुणसूत्रों का आकार कैसा होता है छोटा होता है। देखिए पादप और जंतुओं के बारे में बात करें तो पादपों में गुणसूत्रों की लंबाई जो होती है वो अधिक होती है, जंतुओं में क्या होती है गुणसूत्र की लंबाई कम होती है। या हम यूं कह सकते हैं कि पादप गुणसूत्र जो होते हैं वो जंतु गुणसूत्रों की तुलना में अधिक कैसे होते हैं लंबे होते हैं। पादप जो गुणसूत्र होते हैं प्लांट क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जंतु क्रोमोसोम्स की तुलना में अधिक कैसे होते हैं लंबे होते हैं। देखिए एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के गुणसूत्रों की बात करें तो एक बीजपत्री पादपों के गुणसूत्र अधिक लंबे होते हैं, द्विबीजपत्री पादपों के गुणसूत्र क्या है कम लंबे होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बीजपत्री जो प्लांट होता है मोनोकोट लीडन जो प्लांट होते हैं उनके जो गुणसूत्र होते हैं वो डाइकोट प्लांटों की तुलना में कैसे होते हैं अधिक लंबे होते हैं। ठीक है, तो एक बीजपत्री पादपों के गुणसूत्र जो होते हैं वो द्विबीजपत्री पादपों के गुणसूत्र से अधिक कैसे होते हैं लंबे होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुणसूत्रों को सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर उनकी संरचना के प्रकारों में बताएंगे कि उनका आकार किस किस प्रकार का होता है। वी आकार का होता है, आई आकार का, एल आकार का, जे आकार का। ठीक है, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।